ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है करीस। वो अभी अभी बैंड काउंसिल की मीटिंग में अपनी बात रखकर वापस आई थी, तो वो अपनी माँ को कॉल करती है कि आकर उसे पिक कर ले। लेकिन जब तक माँ आती, एक अजीब सी कार उसका पीछा करने लगती है। लेकिन जब गाड़ी वालों को लगता है कि करीस भागने की कोशिश कर रही है, तो वो कार तेजी से उसे कुचल देती है। अब सीन करता है अगले दिन पर, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर बेटी अपने घर पर होती है अपने भांजे बेन के साथ। तभी उसे उसके कॉलीग एंडी का फोन आता है। एंडी बताता है कि मेरी लिन यानी करीस की माँ उस शेड में आ गई है जहां उसकी बेटी की डेड बॉडी रखी है। कहीं दूसरी तरफ एक रेंजर ऑफिसर स्टेसी जंगल में शिकार के लिए निकली होती है। तभी उसे एक बेयर ट्रैप मिलता है। उसे डर होता है कि कोई इंसान उस पर पैर ना रख दे, इसलिए वो ट्रैप को उठा लेती है। अब वापस बेटी के पास आते हैं। वो शेड पहुंचती है और मेरी को इनवाइट करती है अंदर आकर बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। बॉडी बैग खुलता है। मेरी के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये उसकी बेटी करीस की लाश है। मेरी कहती है कि उसकी बेटी बहुत कुछ झेल चुकी थी, पर ये ऐसा क्यों हुआ ये समझ नहीं आता। इसके बाद सीन एक कपल पे शिफ्ट होता है। रे और उसकी फियांसे बेथ, जो उस जगह आए हैं जहां एक कैंप सेंटर बनाया जाना है, जिसकी लोकल बैंड काउंसिल ने परमिशन दी है। रे बस बेथ को कंपनी कर रहा होता है, जबकि बेथ उस जमीन की सर्वे कर रही होती है। सर्वे करते हुए बेथ को ऊपर एक क्रो उड़ता दिखता है और उसे एक अजीब सी सड़ी गली चीज की स्मेल आती है, पर रे को कुछ भी स्मेल नहीं आती। तभी बेथ को अपने मेजरिंग डिवाइस में भी एक अजीब सी वेव डिटेक्ट होती है, लेकिन तभी कुछ इनविजिबल चीज उस पर हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद बेटी और एंडी सीन पर पहुंचते हैं। रिपोर्ट मिलने पर एंडी बताता है कि बेथ WEC नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, जो इंडिजिनस एरिया में कैंप बनाने की प्लानिंग कर रही है। जब बेटी रे से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसने किसी को बेथ पर हमला करते नहीं देखा। ये सुनकर बेटी को अजीब लगता है। रे के मुताबिक बेथ ने आखिरी बार खून जैसी कोई स्मेल बताई थी और फिर उसकी मौत हो गई। अगले दिन स्टेसी एक कैफे में लंच कर रही होती है। तभी एक क्रीपी आदमी डॉनी उसे घूर रहा होता है। स्टेसी जब कैफे से बाहर आती है तो डॉनी ने अपनी कार से उसका रास्ता रोक रखा होता है। डॉनी स्टेसी को एक WEC ऑर्गेनाइजेशन वाला टी-शर्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फोन नंबर मांगता है। लेकिन स्टेसी को गुस्सा आता है। वो बहाना बनाकर पेन निकालती है और डॉनी के मुंह पे मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कपल जेसिका और गैरी पे, जो शिकार की बात कर रहे होते हैं। तभी गैरी को अजीब सी स्मेल आती है और वो सुनता है कि उसकी कार की छत पर कुछ चल रहा है। उसे लगता है वो कोई वुल्फ है, तो वो राइफल निकालता है। Gary? बाद में बेटी और एंडी वहां आते हैं और जेसिका से पूछताछ होती है। जेसिका बताती है कि उसने ना कुछ स्मेल किया ना कुछ देखा, पर उन्हें समझ आया कि ये केस भी पहले जैसा ही लगता है। इधर स्टेसी जंगल में रैबिट्स हंट कर रही होती है। तभी बेटी वहां आती है और स्टेसी को डेप्यूटी बनाने का ऑफर देती है, ताकि वो इस इलाके में हो रही इन मिस्टीरियस मौतों की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद कर सके। स्टेसी पहले मना करती है, लेकिन वो ही अकेली ट्रैकर है, इसलिए उसे मानना पड़ता है। जल्द दोनों शेड जाते हैं और डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जो बहुत बुरी हालत में होती है। स्टेसी कहती है कि ये किसी शिकारी जानवर का हमला लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं, बेटी फ्रांसिस की पहनी हुई एक अजीब सी चेन देखती है और शेड में फ्रांसिस को कुछ अजीब करते हुए नोटिस करती है। अगले दिन स्टेसी अपने अंकल के पास जाती है और उसे बताती है कि कोई खतरनाक बीस्ट लोगों पर हमला कर रहा है। अब ये सुनते ही उसका अंकल वेपन्स और इक्विपमेंट लेकर स्टेसी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बेटी एक और इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है इंडिजिनस स्पिरिचुअलिटी को लेकर। उसे फ्रांसिस की एक फोटो मिलती है, जिससे पता चलता है कि फ्रांसिस का कुछ लेना देना है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। दूसरी ओर स्टेसी और उसका पापा जंगल में हर रास्ते पर चलते हैं और एक एनिमल फ्लैश का बेट रखते हैं बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तब उन्हें फाइनली पता चलता है कि ये सब किसी जानवर ने नहीं किया, बल्कि ये सब एक आत्मा कर रही है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही स्टेसी देखती है कि उसके पापा कासन बुरी तरह घायल हो गए हैं, वो बिना वक्त गंवाए उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जिसके बाद कासन का इमरजेंसी में इलाज शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में बेटी भी वहां पहुंचती है। तब स्टेसी अब साफ साफ बता देती है कि ये किसी जंगली जानवर का हमला नहीं है, बल्कि एक आत्मा का काम है, जो बिल्कुल उस हिट एंड रन विक्टिम करीस जैसी दिखती है।
यहाँ बेटी जो पहले इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, अब उसे लगने लगता है कि ये सब किसी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। तभी एंडी वहां आता है और मामले की जानकारी लेने लगता है। वो दावा करता है कि ये सब किसी जंगल में छुपे लोगों का किया धरा है। पर स्टेसी और बेटी जानते हैं कि सच कुछ और है, लेकिन एंडी को सच मनाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उसकी बातों को बस सुनते रहते हैं। इसके बाद कार्सन पूछता है कि क्या करीस की डेड बॉडी में उसका दिल और बाकी ऑर्गन्स अब भी हैं, जैसे उसे अंदाजा हो कि असली वजह क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जो उस जगह पहुंचती है जहां करीस की मौत हुई थी। वहां उसकी मुलाकात मेरी से होती है और दोनों करीस की जिंदगी में की गई अच्छी चीजों को याद करते हैं। लेकिन बात के आखिर में फ्रांसिस को अचानक एक तेज हवा की अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कुछ डरावने संकेत देती है। अगले दिन बेटी टाउन में हुए सभी मर्डर केसेस की तहकीकात कर रही होती है और तभी उसे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी WEC नाम की माइनिंग कंपनी से जुड़े हुए थे और उनके जो पार्टनर इस कंपनी से नहीं थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। बेटी को एक आर्टिकल भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लोकल बैंड काउंसिल ने बिना अप्रूवल के WEC को लाइसेंस बेच दिए थे। फिर उसे एक और आर्टिकल मिलता है जिससे पता चलता है कि करीस जब जिंदा थी तब वो इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ काफी एक्टिव थी। बेटी अपने नेफ्यू के वीडियो प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है जो माइनिंग से जुड़ा था और यहीं पर खुलासा होता है कि कार्सन यानी स्टेसी का पापा WEC को सपोर्ट करता था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे उनकी कम्युनिटी को फायदा मिलेगा जैसा कि कंपनी ने वादा किया था। लेकिन मेरी और करीस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी क्योंकि इससे फॉरेस्ट और नदी जैसी नेचुरल जगहों को खतरा था। शाम को बेटी शेड जाती है और फ्रांसिस से करीस की बॉडी के बारे में पूछती है। फ्रांसिस बताती है कि बॉडी को किसी नए मॉर्ग में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बेटी को यह जवाब सैटिस्फाइंग नहीं लगता और वो फ्रांसिस पर दबाव डालती है कि सारी ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स दिखाए। तब फ्रांसिस पहले बहाने बनाती है, लेकिन आखिरकार सच बता देती है कि बॉडी मेरी लिन यानी करीस की मां लेकर गई है। अगले दिन बेटी स्टेसी से मिलती है और बताती है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब WEC ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे जो इस इलाके में प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। बेटी ये भी बताती है कि कार्सन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्टर है और शायद इसलिए स्पिरिट ने उसे भी टारगेट किया है। एंडी फिर कैफे जाता है और फ्रांसिस से बात करता है। वो फ्रांसिस से कहता है कि उसने उसे करीस की मौत वाली जगह पर देखा था। यहाँ फ्रांसिस पहले बात को टालती है, लेकिन फिर करीस के एनवायरमेंटल एफर्ट्स को याद करते हुए वो बताती है कि करीस को असल में डॉनी ने मारा था। उस वक्त डॉनी ने फ्रांसिस को ड्रग्स दे दिए थे ताकि वो सेमी कॉन्शियस हो जाए और तभी उसने अपना गुनाह किया। अब स्टेसी और बेटी मेरी से मिलने जाते हैं। बेटी करीस की बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन मेरी कहती है कि उसकी बेटी का शव अब पूर्वजों की आत्माओं ने ले लिया है। कार की तरफ बढ़ते वक्त बेटी का नेफ्यू बेन कॉल करता है और बताता है कि WEC ने जॉब के लिए लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया है। उसे बेटी मना करती है, लेकिन बेन फिर भी वहां अप्लाई करने की जिद करता है। तभी स्टेसी को कुछ याद आता है और वो वापस मेरी के पास जाती है और उसे अपने एक कॉलीग की कहानी सुनाती है जो उसकी तरह ही सिचुएशन में थी। तब स्टेसी मेरी को समझाने की कोशिश करती है कि जमीन को बचाना महान काम है, लेकिन किसी को मारना किसी भी हाल में सही नहीं है। जिसके बाद स्टेसी मेरी को वो एम्यूलेट देती है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। दूसरी तरफ बेन जैसे ही WEC की तरफ जा रहा होता है। Ben, are you okay? What happened? अब बेन जान बचाकर जितनी तेजी से भाग सकता है उतनी तेजी से दौड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और करीस की डेमोनिक स्पिरिट से बच जाता है, जो शायद उसकी WEC में नौकरी करने की मंशा से नाराज थी। थोड़ी ही देर में बेटी भी घर पहुंचती है और फौरन बेसमेंट की तरफ भागती है ताकि बेन को बचा सके। बेटी किसी तरह कमरे में पहुंचती है और करीस के हमले से बच जाती है। तभी स्टेसी भी बेटी के घर पहुंच जाती है अपने हाथ में राइफल लेकर, और अब उसका इरादा सब कुछ खत्म करने का होता है। घर में मची अफरा तफरी के बीच स्टेसी बेटी को ढूंढती है। तभी करीस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, पर स्टेसी ध्यान भटकाने के लिए डॉनी द्वारा दिया गया WEC लोगो वाला टी-शर्ट दिखाती है। अब जैसा कि उसने प्लान किया था, स्टेसी करीस को घर से बाहर निकालती है और करीस उसके लगाए हुए बेड ट्रैप में फंस जाती है। जल्द स्टेसी और बेटी मिलकर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि अब करीस एक इंसान नहीं बल्कि एक पावरफुल स्पिरिट बन चुकी थी। पैनिक के माहौल में स्टेसी एक एक्स उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी करीस ट्रैप से बाहर निकलती है और बेटी को घायल कर देती है। अब स्टेसी और बेटी दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं कि आगे क्या करें। उधर मेरी को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है और वो ये सब खत्म करने का फैसला लेती है।
वो एक रिचुअल करती है जिसमें वो करीस का दिल जलाती है ताकि उसकी स्पिरिट को पैरालाइज किया जा सके। अब कुछ ही सेकंड में करीस की ताकत खत्म होने लगती है और स्टेसी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती और तुरंत ही करीस का सिर काट देती है, जिससे उस ईविल स्पिरिट का अंत हो जाता है। अब सीन मेरी की तरफ शिफ्ट होता है जहां फ्रांसिस उससे मिलने आती है। फ्रांसिस पूछती है कि क्या अब सब खत्म हो गया है। मेरी जवाब देती है कि लगभग सब खत्म हो चुका है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि करीस का नाम अब कभी दोबारा पुकारा नहीं जाएगा। अब स्टेसी और बेटी की तरफ लौटते हैं, तभी एंडी सीन पर आता है और बताता है कि उसने उस इंसान को अरेस्ट कर लिया है जो करीस की मौत का जिम्मेदार था। लेकिन एंडी को ये नहीं पता होता कि उसकी बातों में वो करीस का नाम फिर से ले बैठता है।